मुझे आज यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है और आप युवा लोगों का इस मेडिकल कॉलेज के छात्रों के रूप में स्वागत है। जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास एक छात्र था और फिर हम बढ़ते गए और हमारी संख्या बढ़ती गई। मैं बूढ़ी होने लगी हूँ, लेकिन आज यहाँ इस ग्रुप के साथ आकर बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके ग्रेजुएशन होने तक यहाँ मौजूद रहूंगी। और विश्वास है कि आप युवा लोग भारत के लिए चिकित्सा में महान कार्य करेंगे और वेल्लोर के प्रतिनिधि बनकर रहेंगे। करीब 200 साल पहले भारत में एलोपैथिक चिकित्सा सेवाएं बहुत कम थी, ना के बराबर। कुछ डॉक्टर जरूर थे, कुछ फौजी सर्जन थे, कुछ पश्चिम से आए मिशनरी डॉक्टर थे, पर वे सभी पुरुष थे। हालांकि मानव इतिहास के हजारों वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, पर आधुनिक चिकित्सा का पेशा अपनाना उनके लिए विकल्प नहीं था। महिलाओं के डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के विचार को नकारा गया, मजाक उड़ाया गया और अंत में रोक लगा दी गई। (1840) के मध्य में मृत्युशैया पर पड़ी अपनी एक मित्र की चुनौती पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी की एक युवा शिक्षिका एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने महिलाओं के लिए मेडिकल शिक्षा के द्वार खोलने का मन बना लिया। एक महिला होने के नाते उन्हें मेडिकल कॉलेजों से कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्हें जिनेवा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया, जहां कुछ शिक्षकों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद उन्हें स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और 1849 में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लेकर डिग्री हासिल की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली प्रथम महिला बनकर इतिहास रचा। भारत में सामाजिक प्रतिबंधों के कारण हालात और भी बदतर हो गए, जिसके चलते महिलाओं को मिश्रित अस्पताल या पुरुष डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं थी। कभी कभार महिलाएं मदद मांगने आती थी, पर बहुत ही गंभीर स्थिति में या गर्भाशय के फटने के बाद डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। आइडा सोफिया स्कडर का जन्म ऐसे ही समय में हुआ था। आइडा दुनिया के सबसे पहले चिकित्सा मिशनरियों में से एक रेवरेंड डॉक्टर जॉन स्कडर एमडी और उनकी पत्नी हैरियट स्कडर की पोती थी। उन्होंने 1829 में अमेरिका छोड़ दिया था और कई वर्षों तक सिलोन में सेवा की थी। फिर 1836 में ये परिवार दक्षिणी भारत के मद्रास शहर में बस गए। 1849 में उनके 7 जीवित पुत्रों में सबसे बड़े बेटे रेवरेंड हेनरी मार्टिन स्कडर ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। रेवरेंड डॉक्टर हेनरी स्कडर ने अपने भाइयों विलियम और जोसेफ स्कडर के साथ मिलकर पालर नदी के तट पर ऐतिहासिक शहर आरकोट में रिफॉर्म चर्च ऑफ अमेरिका के आरकोट मिशन की स्थापना की। नदी के उस पार रानीपेट की ब्रिटिश छावनी थी और यहां 1866 में एक और स्कडर बंधु डॉक्टर साइलस डाउनर स्कडर ने आरकोट मिशन का पहला अस्पताल शुरू किया। उन इमारतों में जो कभी ब्रिटिश घुड़सवार सेना की हुआ करती थीं, साइलस स्कडर के अस्पताल में बड़ी तेजी से कई पुरुष मरीज आने लगे, लेकिन सामाजिक प्रतिबंधों के कारण ज्यादातर महिलाएं
मिश्रित अस्पताल या पुरुष डॉक्टर से दूर रहीं। डॉक्टर साइलस ने भारतीय महिलाओं को दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए दिल से कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और वे गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अमेरिका लौट आए। 44 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रानीपेट अस्पताल साइलस के सबसे छोटे भाई रेवरेंड डॉक्टर जॉन स्कडर द्वितीय की देखरेख में आ गया। 9 दिसंबर 1870 को रानीपेट के मिशन परिसर में जॉन स्कडर द्वितीय और उनकी पत्नी सोफिया वेल्ड स्कडर के घर उनके छठे बच्चे का जन्म हुआ, उनकी इकलौती बेटी। उन्होंने उसका नाम रखा आइडा सोफिया स्कडर। अपने 5 बड़े भाइयों की देखरेख में वो एक लड़के की तरह यानी टॉमबॉय की तरह बड़ी हुई, पर शुरुआती जीवन सिर्फ मौज मस्ती नहीं था। 19वीं सदी के मध्य में आखिर तक ब्रिटिश भारत में एक के बाद एक अकाल पड़े। भूख और चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने लाखों लोगों की जान ले ली, परिवार खत्म हो गए, गांव उजड़ गए। ब्रिटिश सरकार ने मिशनरियों को राहत सामग्री बांटने के काम की निगरानी सौंपी। वेल्लोर के मिशन कंपाउंड में एक राहत शिविर खोला गया। आइडा के माता पिता ने भूखे बच्चों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। 6 साल की आइडा और उसके भाइयों ने राहत कार्य में अपने माता पिता की मदद की। उन्होंने भूख से मरते बच्चों और दम तोड़ते वयस्कों की तकलीफें देखी, क्योंकि अकाल में 50 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये खौफनाक यादें आइडा स्कडर के बाल मन में घर कर गई। बाद में स्कडर परिवार ने अमेरिका में थोड़े दिनों की छुट्टियां बिताई और जब उसके माता पिता भारत लौट आए तो आइडा को नॉर्थफील्ड सेमिनरी गर्ल्स स्कूल में दाखला दिला दिया गया। भारत में अपने तजुर्बों से वो न केवल आहत थी बल्कि नाराज भी थी कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और फिर से वही मुश्किल काम करने चले गए। नतीजतन वो विद्रोही और शरारती बन गई। 20 की उम्र में आइडा अपना जीवन खुद जीना चाहती थी। वो किसी भी आम अमेरिकन लड़की की तरह जीना चाहती थी। मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ ताकि सोमवार को मैं अच्छी दिख सकूं। पर अफसोस कि मेरी सारी चीज़ें बहुत पुरानी लगती हैं। मुझे और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लड़कियों के बीच इस तरह दिखना बहुत मुश्किल है। मैं उदास हूँ। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। मिशनरी बनने और भारत वापस आने का ख्याल उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन 1890 में भारत से उनके पिता का एक तार आया। उनकी मां बीमार थी, उन्हें मदद की जरूरत थी। ऐसी गुहार आइडा के लिए सर्वोपरि थी। वेल्लोर के दक्षिण में एक छोटे से शहर टिंडीवनम पहुंचकर उन्होंने अपनी मां के साथ स्थानीय मिशनरी स्कूल और जनाना चलाने में मदद की। लेकिन आइडा ने एक अलग ही जीवन का सपना देखा था। एक रात की 3 घटनाओं ने उनके जीवन का रुख बदल दिया। आइडा के शब्दों में, एक शाम मैं अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ रही थी कि मुझे बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और तभी दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गई और एक सज्जन को देखा। मैंने उनसे पूछा, मैं उनकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ओह हाँ अम्मा, उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी पत्नी जो किशोरावस्था में है प्रसव पीड़ा से मर रही है और अम्मा वो इतनी प्यारी लड़की है। पर मैंने कहा, मैं प्रसव के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पर मेरे पिता एक डॉक्टर हैं और मैं उन्हें ला सकती हूँ, वो आपकी पत्नी को बचा सकते हैं। उसने हैरान होकर अपने हाथ उठाए और मुझसे कहा, मैं अपनी पत्नी के प्रसव के लिए किसी पुरुष को अपने घर नहीं ला सकता। कोई पुरुष मेरी पत्नी को नहीं देख सकता। अगर आप नहीं आ सकती
तो उसे मरना होगा। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह हताश होकर मेज पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी, ये सोचकर कि वो सज्जन मेरे पिता को लेने आए होंगे, पर वहाँ एक दूसरे सज्जन खड़े थे, उसी गुहार के साथ। वो भी वही जवाब देते हुए चले गए। ओह, उसे मरना होगा। मुझे लगा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी शाम मुझे फिर कदमों की आवाज़ आई। एक तीसरा व्यक्ति वही दरख्वास्त लेकर आया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं उन 3 जवान औरतों को भूल नहीं पाई जो प्रसव पीड़ा में मर रही थीं, और मैं उनकी मदद ना कर सकी। अगली सुबह उसे शव यात्रा के ढोल सुनाई दिए। उस रात उन 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, क्योंकि उनके इलाज के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। इस हादसे ने उसके जवां दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। अगली सुबह तक उसने फैसला ले लिया था। चौबीस साल की उम्र में आइडा ने फिलाडेल्फिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया। एलिजाबेथ ब्लैकफिल के 40 साल बाद भी ज्यादातर प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज अब भी सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश देते थे। जब आइडा मेडिकल की पढ़ाई के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही थी, तो प्रतिष्ठित कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क ने महिलाओं के पहले बैच को दाखिला दिया। आइडा और सहपाठी नेल ने पहले बैच में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क तक 100 किलोमीटर साइकिल से यात्रा की। बाद में नेल ने आइडा के भाई से शादी कर ली और टिंडीवनम में एक डॉक्टर के रूप में काम किया। 1899 के अंत तक आइडा अपनी मेडिकल परीक्षा पास कर चुकी थी और उसने वापस भारत की यात्रा बुक कर ली थी। उसके रवाना होने से कुछ हफ्ते पहले ही भारत से एक पत्र आया। मिशन बोर्ड ने डॉक्टर लुइसा हार्ट के सुझाव को स्वीकार करते हुए वेल्लोर में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल को मंजूरी दे दी थी। हालांकि ये बड़ा उत्साहजनक था, पर आइडा स्कडर के लिए एक बड़ी चुनौती भी था। बोर्ड ने नई डॉक्टर बनी डॉक्टर आइडा को इमारत के लिए $8,000 जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी। 1899 में ये बहुत बड़ी रकम थी। इतनी तो महिला मिशन बोर्ड ने अब तक कभी इकट्ठी नहीं की थी। आखिरकार ईश्वर से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया और मन से प्रार्थना की कि अगर ये काम प्रभु का है तो वो इसे स्पष्ट करे। अगले कुछ हफ्तों के दौरान आइडा चर्च की कुछ महिलाओं से मिली और अपनी बात रखी, पर वो केवल कुछ $100 ही जमा कर पाए। काम नामुमकिन लग रहा था। अपनी दुविधा को ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद आइडा रॉबर्ट शेल से मिली, जो एक रिटायर्ड बैंकर और न्यूयॉर्क के मार्बल कॉलेजियन चर्च के मेंबर थे। पहले की तरह उन्होंने भारतीय महिलाओं की सेहत की वास्तविकता बयान की। 84 वर्ष के रॉबर्ट शेल ने, जो अभी भी अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मना रहे थे, 29 साल की आइडा को उसका मांगा सब कुछ दिया, उससे भी ज्यादा $10,000। उन्होंने सारे जरूरी उपकरण खरीदे जो अस्पताल के लिए चाहिए होंगे, जो उनकी दिवंगत पत्नी मैरी टेबर शेल की याद में बनाया जाना था। जब आइडा और उसके साथी मिशनरी न्यूयॉर्क से चले, तब शहर ऐसे जश्न की तैयारी कर रहा था जो जीवन में एक बार होता है, नई सदी में नए साल का आगमन। पहली जनवरी
1900 को जब दुनिया नई सदी की नई सुबह का जश्न मना रही थी, आइडा और उसकी दोस्त एनी हैनकॉक वेल्लोर के फोर्ट टाउन पहुंची। अब बस उसे अपने पिता के विशेषज्ञ और अनुभवी हाथों के नीचे अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी थी और अस्पताल का निर्माण करना था, और डॉक्टर आइडा अपने जीवन के इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगी। 4 महीनों बाद कोडाईकनाल में एक ऑपरेशन के बाद उसके पिता चल बसे। आइडा पूरी तरह से टूट गई। अमेरिका में हाई स्कूल और मेडिकल स्कूल के ज्यादातर वर्षों के दौरान उसके पिता भारत में काम कर रहे थे, और अब जब वो उनके 6 बच्चों में डॉक्टर बनने वाली एकमात्र संतान उनसे सीखने का इंतजार कर रही थी, उन्हें ईश्वर ने उठा लिया। न कोई मार्गदर्शक, सीमित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, न ही अस्पताल। फिलहाल वो दोबारा स्टेथोस्कोप उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन आइडा नीचे बरामदे के सामने बने 10 बाई 12 फुट के छोटे से कमरे में गई, बंद खिड़की को खोल दिया और फर्नीचर इधर उधर करने लगी। मेरा दवाखाना, उसने ऐलान किया। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? मां ने पूछा। कमरा काफी बड़ा है, आइडा ने मां को आश्वासन दिया। वहां बरामदा था जहां उसके मरीज बैठ सकते थे। छांव की तरफ एक खिड़की थी जहां से वो दवाई दे सकती थी। वैसे भी अस्पताल बनने में अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसी दिन उसने एक सेवक को शहर में ये खबर फैलाने भेजा कि मरीजों और बीमार लोगों का फिर से मिशन बंगले में स्वागत है। आइडा इंतजार करती रही, पर कोई नहीं आया। कहां थी वो भीड़ जो दवाखाने में उमड़ आया करती थी जब उसके पिता जिंदा थे? वो एक महिला थी। एक महिला डॉक्टर कैसे हो सकती थी? कुछ दिनों बेचैनी से इंतजार करने के बाद आखिरकार एक घोड़ा गाड़ी अस्पताल आई और आंखों के संक्रमण से पीड़ित एक औरत नीचे उतरी। आइडा ने बड़े ध्यान से उसका इलाज किया। कामयाबी। खबर फैल गई। जल्द ही बड़ी तादाद में मरीज आने लगे। 15 दिन बीतते बीतते हर सुबह जब आइडा दवाखाना खोलती तो बरामदे में छोटे छोटे समूहों में मरीज बैठे होते थे। 1901 तक आइडा व्यस्त रहने लगी। सुबह 8 बजे से पहले घोड़ा गाड़ी में बैठकर मरीजों से उनके घरों में मिलना, एक भीड़ भाड़ वाला दवाखाना जहां वो एक डॉक्टर, नर्स और दवा देने वाली अकेली थी। शहर से इमरजेंसी कॉल आना। जल्द ही उसे ट्रेन्ड सहायकों की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन उस शुरुआती समय में ऐसा कोई नहीं था। आइडा ने रास्ता निकाला। उसकी पहली सहायक के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी, पर बहुत सारा जोश और अक्लमंदी थी। उसने अपनी बावर्ची की बीबी सलोमी को भी घावों की मरहम पट्टी करना, इलाज समझाना और दवा देना सिखाया। छोटी सी जगह में और बेड्स लगाने पड़े। 9 सितंबर 1901 को अस्पताल की नींव रखी गई और 1902 में मैरी टेबर शेल मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे खोल दिए। ऊंचे सफेद लोहे के बेड और स्प्रिंग के तारों पर लगे मोटे गद्दे
मरीजों को रास नहीं आए, जिन्हें फर्श पर चटाई बिछाकर सोने की आदत थी। कई बार आइडा ने वापस वार्ड में आकर देखा कि मरीज बेड पर सोने के बजाय उसके नीचे अपनी चादर में लिपटी फर्श पर सुकून से सो रही थी। यहां अच्छे उपकरणों वाले ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने सर्जिकल देखभाल देना शुरू किया, जिसमें सलोमी ने क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया देना सीखा। अगले कुछ सालों में आए ज्ञानम्बल, एक ट्रेंड कंपाउंडर, जो अगले 50 वर्षों के लिए आइडा के वफादार दोस्त और भरोसेमंद सहकर्मी बन गए। डॉक्टर लुइसा हार्ट और उसकी बहन लिलियन हार्ट, एक जो ट्रेंड नर्स थी, उन्होंने नर्सिंग और फार्मेसी सहायकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। जब 1909 में डेलिया हाउटन नई सीनियर नर्स शामिल हुई तो एक औपचारिक नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर आइडा ने पढ़ाने में मदद की। लेकिन डॉक्टर आइडा जानती थी कि इसकी जरूरत समुदाय के बड़े हिस्से को कहीं ज्यादा है। शुरू में घोड़ा गाड़ी और रेल द्वारा अस्पताल से दूर के इलाकों में दवाखाने शुरू किए गए। फिर एक बैलगाड़ी को डिस्पेंसरी बना दिया गया ताकि वो ग्रामीण गांवों का दौरा कर सके। और आखिर में कार द्वारा, जब उसके अमेरिका के एक दोस्त ने वेल्लोर का पहला मोटर वाहन प्यूजो अस्पताल को दान किया। पहले तो गांवों में लोग एक सिलेंडर वाली प्यूजो को अपनी ओर आते देख डर के मारे भाग जाते और चिल्लाते, भागो, भूत आ रहा है। हालांकि कुछ समय के बाद प्यूजो के आने का बेसब्री से इंतजार किया जाने लगा। अमेरिका से आया एक व्यक्ति उस वक्त काफी प्रभावित हुआ जब डॉक्टर आइडा ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर प्यूजो का इंजन चालू रखते हुए एक मरीज का दांत निकाला। डॉक्टर आइडा ने बताया, अगर हम इंजन बंद कर देते तो शायद उसे फिर से चालू न कर पाते। प्यूजो के बाद आई एक 5 पैसेंजरों वाली कार, जिसमें आ सकते थे 10 लोग और साथ साथ दवा के डिब्बे और उपकरण भी। अस्पताल की तरह ही डॉक्टर आइडा को अपने सड़कों पर बने दवाखाने में कई मेडिकल मुसीबतों का सामना करके उनका हल निकालना पड़ा। एक बार उन्हें एक बैलगाड़ी मिली, जिसके पास फर्श पर प्रसव के दर्द से तड़पती एक औरत पड़ी थी, जो सामान्य प्रसव कराने की गलत कोशिशों की वजह से बेहद घायल थी। जल्दी से आइडा ने बैलगाड़ी को ऑपरेटिंग टेबल में बदल दिया। उधर नर्स ने उसे उपकरण दिए और ड्राइवर ने पानी उबलने के लिए रखा, और उधर आइडा महिला की जान बचाने में जुट गई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ, लेकिन मां की जान बच गई। अपने काम के दूसरे दशक तक आइडा अपनी ही शोहरत का शिकार बनने लगी थी। रोज दवाखाने में आने वाले 100 से ज्यादा मरीज, सड़क किनारे क्लिनिकों में हर हफ्ते सैकड़ों मरीज, रोजाना होने वाले ऑपरेशंस की लिस्टें, खचाखच भरे वार्ड्स, किसी भी समय जटिल प्रसव में रुकावट। जब उनकी मेडिकल सहकर्मी लुइसा हार्ट दूसरे अस्पताल चली गईं, तो आइडा के दोस्तों को फिक्र होने लगी। जोसेफिन हॉपकिंस ने लिखा, ये वाकई बहुत ज्यादा है। तुमने अपने कंधों पर जो बोझ उठाया है, न केवल कड़ी मेहनत बल्कि तनाव और जिम्मेदारी भी। मुझे डर है कि कहीं तुम टूट ना जाओ। पर आइडा अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती थी। हजारों लोग आंखों में आंसू लिए शैल अस्पताल से गुहार लगा रहे हैं कि आएं और उनकी मदद करें, और हमें उन मदद मांगते हुए हाथों से छिपने के लिए अपने चेहरे ढकने पड़ते हैं, और हमारे दिल तड़प कर चीखते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी मदद करने का वक्त नहीं, और घर पर जो लोग हैं वे भी अपना चेहरा छिपाते हैं। अकेले डॉक्टर आइडा काफी नहीं थी। भारत के लोगों की जरूरतें और खास करके भारतीय महिलाओं की जरूरतें उतनी ही ज्यादा थीं जितनी उनके शुरुआती दौर में थी। और अब डॉक्टर आइडा थक चुकी थी
और टूटने की कगार पर थीं। उन्हें इलाज के लिए 3 महीने आराम करने कोडाईकनाल के एकांत पहाड़ी स्टेशन में एक अलग थलग बंगले में भेज दिया गया। 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोडाईकनाल की स्थापना अमेरिकी मिशनरियों ने 1845 में एक हिल स्टेशन के रूप में की थी, ताकि मैदानी इलाकों की तेज गर्मी और बीमारियों से बचा जा सके। वहां हजारों फीट ऊपर एक गहरी शांत घाटी में उन्होंने अपनी नाकामयाबी, काम के बोझ और अधूरी इच्छाओं से मुक्ति पाई। यही चिंतन, मनन और प्रार्थना की शांति ने हमेशा उपाय ढूंढने वाली डॉक्टर आइडा को नई सोच ने प्रेरित किया। – 1913 की गर्मियों में एक मिशनरी सम्मेलन में भावुक आइडा ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि हम दक्षिण भारत में महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए महिला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। उनका तुरंत विरोध किया गया। ऐसी योजना के लिए पैसे नहीं थे, सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। उन्हें शिक्षक और कर्मचारी कहां मिलेंगे? क्या कोई छात्र आएंगे? पुरानी धारणाएं अब भी मौजूद थी, न केवल पश्चिम में बल्कि भारत में भी। मिशनरी सम्मेलन के निराशावादी रवैये के बावजूद आइडा आसानी से हार मानने वाली महिला नहीं थी, और ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर आइडा की सोच से सहमत थे। स्वास्थ्य और उत्साह के एक नए जोश के साथ अगस्त 1913 में आइडा वापस शेल अस्पताल पहुंची। इस बार वो अकेली नहीं थी। युवा डॉक्टर लिलियन कुक को मिशन द्वारा भर्ती किया गया था और शेल अस्पताल में काम फिर से बढ़ने लगा। आइडा ने प्रार्थना में प्रभु को अपनी योजना समर्पित कर दी। हालांकि उन्हें भारत में ज्यादा समर्थन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अमेरिकी महिलाओं के एक छोटे ग्रुप के बारे में सुना जो महिला मिशनरियों की जरूरत पर शोध करने निकले थे। हालांकि वेलोर आने का उनका कोई प्लान नहीं था। आइडा ने ग्रुप की लीडर, एक अमेरिकन बैप्टिस्ट लूसी पीबॉडी को पत्र लिखकर उन्हें अस्पताल आने का निमंत्रण दिया। ग्रुप के लोग काटापाड़ी रेलवे जंक्शन पर उतर गए और शेल अस्पताल पहुंचे। वहां वे उन महिलाओं से मिले जो अस्पताल में काम करती थी, महिलाएं जिनका अस्पताल में इलाज हुआ था, और उन महिलाओं से जिनकी बेटियां मौका मिलने पर उन मेडिकल जरूरतों को पूरा कर सकती थीं जो मिशनरी सोच भी नहीं सकते थे। पीबॉडी ने लिखा, प्यारी यादों के साथ जो मसीही काम को दर्शाती हैं। उनकी दोस्त हेलेन मॉन्टगोमरी ने लिखा, एक महान महिला का महान कार्य हम सभी ने शेल अस्पताल में देखा है। आइडा ने अपने मेहमानों को प्रभावित किया था। हालांकि वो अजनबी थे, अलग पेशे और अलग ईसाई संप्रदायों के, पर दोनों ही इसकी जरूरत और संभावना को समझते थे। पीबॉडी ने आइडा को आश्वासन दिया कि वे वेल्लोर में महिलाओं के लिए मेडिकल स्कूल बनाने के लिए महिलाओं को संगठित करेंगी। इसके बाद आइडा ने मद्रास सरकार के कर्नल जॉन एटकिंसन की मदद ली। उन्हें वेल्लोर में एक बड़े अस्पताल की जरूरत के बारे में समझाया और इमारतों के लिए शहर के बाहर एक बेहद कारगर जगह का सुझाव दिया। कर्नल जॉन एटकिंसन ने मदद करने का वादा किया। ये जानकारी मिलने पर आइडा के प्रस्ताव के 1 साल बाद ही कोडाईकनाल मिशनरी कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन दिया। एक बार फिर आत्मविश्वास से भरी डॉक्टर आइडा ने 1914 में मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा जमा करने के काम से अमेरिका जाने की तैयारी की। उनके दिमाग में भारतीय महिलाओं की जरूरतों को अमेरिकियों के सामने पेश करने के तरीके घूम रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में हो रही घटनाओं के कारण उनकी पैसे जुटाने की उम्मीदें टूट जाएंगी। दूर पूर्वी यूरोप में एक युवक ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई, आर्चड्यूक को मार डाला और दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए। पैसों की बहुत कमी थी। दूर भारत में अस्पताल बनाने की योजना के लिए
लोगों को पैसे देने के लिए राजी करना मुश्किल था, क्योंकि ध्यान यूरोप के खूनी जंगी मैदानों पर था जहां सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे। शेल अस्पताल के डॉक्टरों के सामने भी जिंदगी और मौत के मुद्दे थे। आर्कोट मिशनरियों को भारत वापस ले जा रहे 2 जहाजों पर टॉर्पीडो का हमला हुआ। रेवरेंड बीटी की मृत्यु लुसिटानिया जहाज पर हुई। आइडा की प्रिय डॉक्टर सहकर्मी लिलियन कुक स्कॉटलैंड से भारत जा रही थी जब उनके जहाज पर्शिया पर जर्मन पनडुब्बियों ने हमला किया। कुछ ही मिनटों में जहाज डूब गया। जैसे ही जहाज टूटने लगा, लिलियन समुद्र में कूद पड़ी और किसी तरह तैरकर एक लाइफ बोट तक पहुंच गई। 1 हफ्ते बाद लिलियन बॉम्बे पहुंची और अपने मंगेतर रेवरेंड जॉन वॉन शुइस से शादी कर ली, जो वेल्लोर के पास आर्कोट में नियुक्त थे। युद्धकालीन छुट्टी के दौरान आइडा केवल कुछ $1000 ही जुटा पाई थी। मेडिकल स्कूल अभी भी एक दूर का सपना था। हालांकि आइडा का असली समाधान ईश्वर के आगे घुटने टेकना था। जब मदद के सभी दरवाजे बंद लगने लगे, तब ईश्वर की कृपा से आशा की एक किरण दिखाई दी। लॉरा स्पेलमैन रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने लूसी पीबॉडी को महिलाओं के मिशन के इस्तेमाल के लिए $2 लाख दिए। पीबॉडी ने मेडिकल कॉलेज के लिए $50,000 अलग रख दिए। पैसों के साथ कई समस्याएं भी आई। महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के छोटे से शहर में ही क्यों हो? मिशन बोर्ड ने कहा इसके बजाय इसे राजधानी शहर मद्रास में बनने वाले आर्ट्स कॉलेज प्रेसिडेंसी के बगल में बनाया जा सकता है। लेकिन महिला मेडिकल कॉलेज को इमारतों से भी ज्यादा जिसकी जरूरत थी, वो था एक व्यस्त संचालित अस्पताल। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बैरन पेंटलैंड शेल अस्पताल का मुआयना करने आए और उन्होंने जो देखा उससे वो बहुत खुश हो गए। सरकार ने तय किया कि मेडिकल स्कूल वेल्लोर में होगा और उन्होंने जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। जून 1917 में लूसी पीबॉडी ने वेल्लोर जेल के पास जमीन खरीदने के लिए $10,000 दे दिए। डॉक्टर आइडा के मेडिकल स्कूल का सपना देखने के 4 साल बाद सपना हकीकत में बदलने लगा। भारतीय चिकित्सा सेवा के कर्नल रेजिनाल्ड ब्रायसन प्रस्तावित साइट को देखने आए। बड़े उत्साह के साथ आइडा ने इमारतों की साइट की ओर इशारा किया। यहां अस्पताल होगा और यहां छात्रों के लिए हॉस्टल। कर्नल ब्रायसन को जमीन पर सिर्फ सूखी झाड़ियां दिख रही थी, लेकिन उनके सामने एक ऐसी महिला थी जिसमें बहुत उत्साह, दूरदर्शिता और पक्का इरादा था। ये दूरदर्शिता और पक्का इरादा ही है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। क्या आइडा 1 साल के अंदर मेडिकल स्कूल शुरू कर सकती थी? सरकार ने पूछा। दूसरे विश्व युद्ध के चलते डॉक्टरों की भारी कमी थी। बेशक वो कर सकती हैं, पर मसला था कि कोई हॉस्टल नहीं था, न शिक्षक थे, न इमारत थी और न ही छात्र। मेडिकल स्कूल की अंतरिम समिति ने तेजी से काम किया। डॉक्टर आइडा स्कडर को प्रिंसिपल बना दिया गया। एक और शिक्षक सदस्य डॉक्टर मैकफेल को दक्षिण भारत के एक दूसरे मिशन अस्पताल से वेल्लोर स्थानांतरित किया गया। और प्रयोगशालाओं का क्या? क्या वो स्थानीय वूरहेस कॉलेज की लैब्स किराए पर ले सकते थे? क्या लड़कियां सुबह सुबह कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने से पहले उनका इस्तेमाल कर सकती थी? हॉस्टल का क्या? सड़क के पास
हाल ही में 2 बंगले खाली हुए थे जो वूरहेस कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं थे। उन्हें जल्दी से किराए पर ले लिया गया। डायसेक्शन हॉल के रूप में काम करने के लिए एक छप्पर का शेड बनाया गया। स्थानीय कॉलेज के केमिस्ट्री प्रोफेसर श्री टॉमस हैरिस को पार्ट टाइम रूप से नियुक्त किया गया। डॉक्टर मैरी सैमुअल, हाल ही में पास हुई भारतीय सहायक चिकित्सक को डायसेक्शन डेमोन्स्ट्रेटर नियुक्त किया गया। आइडा ने जल्दी से एक पेज का विज्ञापन लिखा। अर्जियां आनी शुरू हो गईं। अर्जी देने वाले 150 लोगों में से सिर्फ 17 ही प्रवेश के लायक थे और यह संख्या घटकर 14 रह गई। 12 अगस्त 1918 को मद्रास के गवर्नर बैरन पेंटलैंड ने मिशनरी मेडिकल स्कूल फॉर विमेन का उद्घाटन किया, जिसमें LMP उप सहायक सर्जन का कोर्स कराया गया। कर्नल ब्रायसन भी उद्घाटन के लिए आए थे और ये जानते हुए कि स्कूल के पास बहुत कम सामान है, वे मजबूती से बंद बक्सों में एक खास उपहार लेकर आए। ये था एक कंकाल, सिर्फ एक कंकाल, छात्रों के उस पहले बैच के लिए जो वेल्लोर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने जा रहे थे। डॉक्टर आइडा का स्वागत छात्रों के प्रति उनके स्नेह और शिक्षा के अंदाज को दर्शाता था। साथ ही वो हृदय, आत्मा और मन के विकास को भी दर्शाता था। नए साल का सामना करते हुए जीवन में एक महान और गंभीर उद्देश्य वाली महिलाओं के रूप में आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी। हम आशा करते हैं कि आपके आने से हम में से हर एक को मजबूती मिलेगी। आपको जिंदगी का एक नया मकसद मिलेगा जब आप यहाँ वेल्लोर में रहेंगी। पर हम में से हर एक को अपना काम करना होगा। आज से आप युवा महिलाएं होंगी, बच्चियां नहीं। युवा महिलाएं जो भरोसे लायक हों, युवा महिलाएं जो उत्साह और उमंग से भरी हों, जो आपको भारत के लौह स्तंभ बनाएंगी, मजबूत, सुरक्षित, पवित्र। हमेशा लोग यही कहें, ओ वो युवा डॉक्टर वेल्लोर से आई हैं। हाँ, उसे काम पर रखो, वो भरोसेमंद होगी। उससे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। 1919 के दूसरे बैच की कमला इजराइल उन शुरुआती दिनों को याद करती हैं। हम जवान थे और शर्मीले थे, फिर भी डॉक्टर स्कडर को हम पर पूरा भरोसा था। हमारे प्री क्लिनिकल वर्षों में वे केमिस्ट्री और साइकोलॉजी की टीचर थी और बाद में उन्होंने सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा न्यायशास्त्र भी पढ़ाया। डॉक्टर स्कडर एक प्रेरणादायक टीचर थी। कंकाल पर लगी लाल, नीली और पीले रंग के टेप रक्त वाहिकाओं और नाड़ियों के मार्ग को याद रखने में मदद करती थी। सफेद टेप मांसपेशियां दिखाती थी जिन्हें खींचकर उनकी क्रिया देख सकते थे। हम हड्डियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे और रात में अध्याय के लिए चुरा लेते थे। कभी कभी सुबह की क्लास में आने से पहले ही डॉक्टर स्कडर का राउंड पूरा हो जाता था और रात का राउंड 10 बजे तक पूरा होता था। फिर वह रात के लगभग 12 बजे तक काम करती थी। हमारे पूरे स्कूली जीवन में हम उनकी प्यारी बेटियां थी। बहरहाल अपने पास सिर्फ एक कंकाल और कुछ किताबें लिए ये लड़कियां कैसा प्रदर्शन करेंगी? उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में भारतीय चिकित्सा सेवा के कर्नल ब्रायसन ने छात्राओं को चेतावनी दी थी। ये एक कठोर परीक्षा बोर्ड है जो पूरी तरह से निष्पक्ष और न्याय संगत है। ये किसी भी योग्य चिकित्सक के लिए तय किए गए न्यूनतम स्टैंडर्ड से पीछे हटने की इजाजत नहीं देता है। आपके कॉलेज की प्रतिष्ठा अब आपके हाथों में होगी। 1918 के पहले बैच की 14 लड़कियां डर और आशंका के साथ अपनी परीक्षा देने मद्रास गई। उस साल LMP स्कूलों में पास होने वालों का औसत प्रतिशत 34 था। असल में कितने पास होंगे? कर्नल ब्रायसन ने, जिन्होंने एक साल पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि परीक्षाएं कितनी कठिन होंगी, एक नोट लिखकर
डॉक्टर आइडा को खबर दी। मैं नहीं जानता कि आपको रिजल्ट्स कब भेजे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि सभी 14 लड़कियां पास हो गई हैं। मुझे बेहद खुशी हुई है। आपका भवदीय ब्राइसन। आइडा की लड़कियों ने मद्रास प्रेसिडेंसी के एलएमपी स्कूलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नए जोश और आत्मविश्वास के साथ डॉक्टर आइडा और छात्राएं आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी। (1919) तक इन्फ्लुएंजा महामारी वेल्लोर तक पहुंच चुकी थी। शेल अस्पताल में कई मरीज और कर्मचारी फ्लू के कारण मर गए। मकान मालिकों ने मेडिकल स्कूल से किराए की इमारतें खाली करने को कहा। शहर के केंद्र में 5 एकड़ की जमीन पर जल्द ही एक हॉस्टल बनाया गया और इसका नाम रखा गया रेचल फिल ब्राउन नर्सेस होम, जो एक युवा दुल्हन के सम्मान में बनाया गया था, जिसके शादी के तोहफे स्कूल को दान के रूप में दिए गए थे। यहां बंगले के ऊपरी कमरे में डॉक्टर आइडा साप्ताहिक प्रार्थना के लिए छात्रों से मिलती थीं। कनाडा की डॉक्टर्स जेसी फिंडले और उनकी बहन एलिजाबेथ फिंडले फुल टाइम शिक्षकों के रूप में भर्ती की गईं। पहला ग्रेजुएशन दिवस कैसे मनाया जाएगा? मेडिकल कॉलेज में अभी तक कोई क्लासरूम या असेंबली हॉल या शिक्षण अस्पताल नहीं था। डॉक्टर आइडा की भतीजी रूथ स्कडर और जेसी फिंडले ने ग्रेजुएशन कार्यक्रम की योजना बनाई। कॉलेज के रंग चुने गए, रुपहला और नीला, और इन्हीं रंगों को लेकर कॉलेज की शिक्षक जेसी फिंडले ने कॉलेज गीत के बोल लिखे। शहर की 5 एकड़ की साइट पर एक सफेद तंबू लगाया गया और 24 मार्च 1922 को पहली ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई। आइडा का दिल भर आया। ओह, काश कि आप उन्हें देख पाते, उन्होंने लिखा। बेहद मुलायम सफेद रेशमी साड़ियों और नीले और रुपहले खूबसूरत रंगों में वो उस मंच पर मार्च कर रही थी। 14 बहादुर प्यारी लड़कियां भारत में लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए तैयार थी। दर्शकों में सबकी आंखें नम थी। मुझे लगता है कि मेरे पूरे जीवन में मैं फिर कभी ऐसे खुशियों भरे पल का अनुभव कर पाऊंगी। अपने पहले ग्रेजुएट्स को संबोधित करते हुए डॉक्टर आइडा के ये प्रेरणादायी शब्द हर साल के ग्रेजुएट्स के लिए सही साबित होते हैं। बहुत कुछ हासिल कर लेने का रोमांच आपको खुशी देता है, पर आपके सामने बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। हर पहाड़ घाटियों से घिरा हुआ हो और इन्हीं घाटियों से गुजरकर ही हम महान ऊंचाइयां छू सकते हैं। मुस्कुराकर चुनौतियों का सामना करें, सर ऊंचा रखें और शांत दिखाई दें। अगर आप सच्चे और सही सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं तो हमेशा शांत और निश्चिंत रहें और कामयाब होने तक जुटे रहें। आपसे गलतियां होंगी, पर उन्हें स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहें। कल के उज्जवल भविष्य के सपने संजोने में अपना जीवन न बिताएं। अपनी सबसे अहम महत्वाकांक्षा ये रखें कि हर दिन का काम अच्छी तरह से हो। इस शांत स्थिरता का आशीर्वाद जो पवित्र है, शांतिपूर्ण है, कोमल है, दया से परिपूर्ण है, और इसके अच्छे फल हमेशा आपको मिले और अंत में आप हमेशा उस महान चिकित्सक के पदचिन्हों पे चलें, यीशु मसीह के। भविष्य में हम सब मिलकर भारत को दुनिया के सभी देशों के बीच गौरवान्वित करें।
कहानी।